नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 8 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस के माध्यम से CPCT एग्जाम की तैयारी करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किसी स्टोरेज डिवाइस में क्रिएट होने वाली मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। किसी स्टोरेज डिवाइस में क्रिएट होने वाली मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन है किसी स्टोरेज डिवाइस में। किसी स्टोरेज डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जो डेटा को स्टोर करती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, SSD। कोई भी स्टोरेज डिवाइस में क्रिएट होने वाली मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। जो फोल्डर होता है उसे कहा जाता है डायरेक्टरी। और फोल्डर का यूज फाइल्स को और सब फोल्डर को मैनेज करने के लिए किया जाता है। जो फोल्डर होता है उसे डायरेक्टरी भी कहा जाता है और फोल्डर या डायरेक्टरी का यूज फाइल्स को और सब डायरेक्टरी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी स्टोरेज डिवाइस में क्रिएट होने वाली मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। कोई भी स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें जो मेन डायरेक्टरी होती है या पहली डायरेक्टरी होती है उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब जहां से डायरेक्टरी की शुरुआत होती है। किसी भी स्टोरेज डिवाइस में क्रिएट होने वाली मेन डायरेक्टरी या फर्स्ट डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, रूट फोल्डर कहा जाता है। और रूट डायरेक्टरी के अंदर जो फोल्डर बनते हैं, जो डायरेक्टरी बनती हैं, उन्हें सब डायरेक्टरी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, इसमें जो पहला फोल्डर बनेगा, पहली डायरेक्टरी बनेगी, उसे बोला जाएगा रूट डायरेक्टरी या रूट फोल्डर। फिर इसके अंदर जो फोल्डर बनेंगे उन्हें बोला जाएगा सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर। मतलब किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर क्रिएट होने वाली पहली डायरेक्टरी या मेन डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी कहलाती है और एक रूट डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल सब डायरेक्टरी क्रिएट की जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट डायरेक्टरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फीचर एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की सुविधा देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फीचर एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की सुविधा देता है। यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन किया जा सकता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए, बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फीचर एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की सुविधा देता है। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है जिसके द्वारा हम एक ही समय पर एक से अधिक सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। इस फीचर को कहा जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप होता है, एक फीचर होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब कई कार्य एक साथ करना। मल्टीटास्क मतलब कई काम को एक साथ करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है, एक टाइप होता है मल्टीटास्किंग, जो कि एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीटास्किंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक MS वर्ड का वैलिड इंडेंट नहीं है।
निम्न में से कौन एक एमएस वर्ड का वैलिड इंडेंट नहीं है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, इंडेंट टॉपिक से संबंधित है। निम्न में से कौन एक एमएस वर्ड का वैलिड इंडेंट नहीं है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने मिलेंगे। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर किया करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। हमें यह क्वेश्चन दिया गया है इंडेंट से संबंधित, लेकिन जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम उस टॉपिक से संबंधित और भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। आपको सभी क्वेश्चन को नोट करना है। जो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है इसको तो आप जरूर पढ़ें, नोट करें, लेकिन इसके अलावा जो हम क्वेश्चन आपको साथ में एक्सप्लेन करते हैं उनको भी नोट किया करें, उनको भी पढ़ें, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित कई और क्वेश्चन भी बन जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक एमएस वर्ड का वैलिड इंडेंट नहीं है। पहले आपको यह समझना होगा इंडेंट क्या होता है। जब आप एमएस वर्ड में किसी पेज पर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कंप्लीट पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। टेक्स्ट में कुछ ब्लैंक एरिया भी छोड़ दिया जाता है। टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया होता है और राइट साइड पर भी कुछ ब्लैंक एरिया होता है। यह कहलाता है इंडेंट। इसे मार्जिन भी कहा जाता है। पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, एक होता है टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। तो जो टेक्स्ट के पहले ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है और टेक्स्ट के बाद ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है उसे ही कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट की सेटिंग पैराग्राफ ग्रुप से की जाती है। पैराग्राफ के अंदर इंडेंट से संबंधित ऑप्शन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आपको इंडेंट को इंक्रीज करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M से इंडेंट को इंक्रीज किया जाता है। और यदि आपको इंडेंट को डिक्रीज करना है, इंडेंट को घटाना है, तो Ctrl+Shift+M का यूज किया जाता है। इंडेंट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+M और इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+M। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। हैंगिंग इंडेंट के लिए यदि आप हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+T और हैंगिंग इंडेंट को घटाने के लिए Ctrl+Shift+T शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इंडेंट को यदि बढ़ाना है तो Ctrl+M, इंडेंट को घटाना है, डिक्रीज करना है तो Ctrl+Shift+M और यदि हैंगिंग इंडेंट सेट करना है, बढ़ाना है तो Ctrl+T और हैंगिंग इंडेंट को घटाना है तो Ctrl+Shift+T का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में कई प्रकार के इंडेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट और एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक एमएस वर्ड का वैलिड इंडेंट नहीं है। तो एमएस वर्ड में लास्ट लाइन नाम का इंडेंट नहीं होता है। लेफ्ट इंडेंट भी होता है, राइट इंडेंट भी होता है, हैंगिंग इंडेंट भी होता है और लास्ट लाइन इंडेंट नहीं होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। तो यहां पर हमने इंडेंट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इन सबको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट टाइप किया गया है इसके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है, यही होता है इंडेंट। अब यदि हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिक्रीज इंडेंट, एक होता है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट को यदि हम बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पर स्पेस बढ़ गया है क्योंकि हमने इंडेंट को बढ़ा दिया। और यदि हम इंडेंट को कम करना चाहें तो हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। यह होता है इंक्रीज इंडेंट, यह होता है डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M और डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+M। यह होता है इंडेंट को बढ़ाना और घटाना। यदि आपको हैंगिंग इंडेंट सेट करना है, हैंगिंग इंडेंट, तो Ctrl+T का यूज किया जाता है। Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की है। Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाया जाता है और Ctrl+Shift+T से हैंगिंग इंडेंट को घटाया जाता है। यह हमने 4 शॉर्टकट की तैयार कर ली। यदि आप पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो यहां पर आपको
कई प्रकार के इंडेंटेशन दिए जाते हैं। इंडेंट एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, और स्पेशल इंडेंट के अंदर दो इंडेंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। तो इंडेंट से संबंधित हमने कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट लाइन नाम का कोई इंडेंट नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में ऑल वर्कशीट कहां शो होती हैं? एमएस एक्सेल में ऑल वर्कशीट कहां शो होती हैं? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है, फाइल उसे वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल के पेज को वर्कशीट या सीट कहा जाता है। एक्सेल का जो पेज होता है उसे वर्कशीट या सीट कहते हैं। हमसे पूछा गया है एक्सेल में ऑल वर्कशीट कहां शो होती हैं, तो पहले हमें एक्सेल में फाइल बनानी पड़ती है वर्कबुक, फिर उस वर्कबुक के अंदर हम पेज ऐड करते हैं, मतलब वर्कशीट ऐड करते हैं। एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट ऐड की जा सकती हैं और सभी वर्कशीट हमें सीट टैब पर शो की जाती हैं। सीट टैब पर एमएस एक्सेल की विंडो में बॉटम साइड पर, नीचे साइड पर सीट टैब होता है जहां पर सभी वर्कशीट के नाम शो किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस एक्सेल की वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? तो एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है। इसके बाद हम कितनी भी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक ब्लैंक फाइल बनाई है, न्यू फाइल बनाई है। फाइल को बोला जाता है वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। एमएस एक्सेल की फाइल को बोला जाता है वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। और एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं जिन्हें कहा जाता है वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है जिसका नाम होता है सीट 1। इसके अलावा हम मल्टीपल वर्कशीट ऐड कर सकते हैं और हम जितनी भी वर्कशीट ऐड करते हैं वह सभी हमें यहाँ सीट टैब पर शो की जाती हैं। सीट टैब पर, इसे कहा जाता है सीट टैब। तो एक्सेल में ऑल वर्कशीट को सीट टैब पर शो किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? डीवीडी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? डीवीडी से संबंधित क्वेश्चन है। डीवीडी इससे संबंधित आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। यह एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती है, सेकेंडरी मेमोरी का। डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है, एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है और यह एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है और डीवीडी में 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। हम पावर पॉइंट में जो फाइल बनाते हैं उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड यूज की जाती हैं। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और प्रेजेंटेशन में जो पेज यूज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनी होती है।
जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको रन करने के लिए, प्ले करने के लिए स्लाइड शो का यूज किया जाता है। स्लाइड शो का, स्लाइड शो मतलब जो स्लाइड हमने बनाई है उसको शो करना, प्रेजेंट करना। आपसे पूछा जा सकता है प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए, प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए स्लाइड शो ऑप्शन का यूज किया जाता है। और हम स्लाइड शो कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करना, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है F5। F5 फंक्शन की के द्वारा आप अपनी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो कर सकते हो, जो कि फर्स्ट स्लाइड से मतलब स्टार्टिंग स्लाइड से किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो करंट स्लाइड से रन करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 से प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से मतलब सिलेक्टेड स्लाइड से रन किया जाता है, और F5 फंक्शन की से प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से रन किया जाता है। और यदि हमें अपनी प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना है, ऑनलाइन रन करना है, तो कंट्रोल प्लस F5 का यूज किया जाता है, जो कि प्रेजेंट ऑनलाइन की शॉर्टकट की होती है। प्रेजेंटेशन को किसी नेटवर्क में या इंटरनेट पर रन करने के लिए प्रेजेंट ऑनलाइन ऑप्शन यूज होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। मतलब प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से रन करने के लिए F5 फंक्शन की यूज होती है, प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की यूज होती है, और प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 शॉर्टकट की यूज की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए F5। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से रन करने के लिए F5 शॉर्टकट की या फंक्शन की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। यह क्वेश्चन नंबर सिस्टम से संबंधित है। नंबर सिस्टम से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, और यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन बन सकता है कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी। और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। बेस कितना होता है 2। और बाइनरी नंबर सिस्टम में जो रेंज होती है वह होती है 0 से लेकर 1 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही अंक यूज किए जा सकते हैं, एक तो 0 और एक 1। मतलब पहला नंबर सिस्टम कौन सा होता है, बाइनरी। इसका बेस कितना होता है 2, और इसमें 0 और 1 2 ही अंक यूज किए जाते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8। इसमें टोटल 8 डिजिट यूज होती हैं, लेकिन 0 से लेके 7 तक की डिजिट यूज होती हैं। टोटल 8 नंबर यूज होते हैं, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है 0 से लेके 7 तक। आपसे यदि बाइनरी की रेंज पूछी जाती है तो 0 से 1 तक, और बाइनरी का बेस कितना होता है 2। ऑक्टल की रेंज पूछी जाती है तो 0 से लेके 7 तक, बेस कितना होता है 8। यदि आपसे तीसरा नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी बेस होती है 10, और इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर को यूज किया जाता है। टोटल 10 अंक होते हैं, लेकिन 0 से लेकर 9 तक होते हैं। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है 0 से 9 होती है, और इसका बेस कितना होता है 10। लास्ट नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। जिसका बेस होता है 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज किए जाते हैं। इसमें टोटल 16 अल्फाबेट या नंबर होते हैं, लेकिन 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होंगे। इसके बाद जो 10 होता है उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर सिस्टम से संबंधित हमने कई प्रकार की चीजों को एक साथ समझा।
कंप्यूटर में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी, जिसका रेंज होता है 0 और 1 तक और बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8 और रेंज होती है 0 से 7 तक। डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस होता है 10 और रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस होता है 16, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज होते हैं और 10 से लेकर 15 तक अल्फाबेट यूज होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है, वह होती है 0 से 9 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज 0 से लेकर 9 तक होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRT किसका प्रकार होता है? CRT किसका प्रकार होता है? एक हमें नाम दिया गया है CRT और हमसे पूछा गया है यह किसका प्रकार होता है। CRT एक मॉनिटर का टाइप होता है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर के कई टाइप होते हैं, जैसे कि CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। दूसरा होता है LCD मॉनिटर। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है LED मॉनिटर। LED लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। एक होता है TFT मॉनिटर। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो CRT एक मॉनिटर का टाइप है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर का एक टाइप होता है CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट एमिटिंग डायोड और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। CRT मॉनिटर का प्रकार होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मल्टीमीडिया का एलिमेंट नहीं है? निम्न में से कौन मल्टीमीडिया का एलिमेंट नहीं है? यह क्वेश्चन मल्टीमीडिया से पूछा गया है। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है मल्टी मतलब होता है कई और एक होता है मीडिया। मीडिया का मतलब होता है माध्यम। मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। मल्टी मतलब कई और मीडिया मतलब माध्यम। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर साइंस में यूज होने वाली एक टेक्नोलॉजी है जो कई एलिमेंट से मिलकर बनी है और यह किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कई मीडिया उपलब्ध कराती है। यदि आपको कोई जानकारी कई लोगों तक पहुंचानी है तो उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए मल्टीमीडिया आपको कई माध्यम उपलब्ध कराती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको यह सभी जो क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं इसमें भी मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें हमने टेक्स्ट को टाइप किया है। हम आपको ऑडियो भी यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब जब क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं तो उसके लिए हम ऑडियो का भी यूज कर रहे हैं, आवाज का भी यूज कर रहे हैं। जो मल्टीमीडिया होता है वह किसी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, अट्रैक्टिव तरीके से पहुंचाने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराता है। उन्हें बोला जाता है मल्टीमीडिया का एलिमेंट। मल्टीमीडिया 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट होते हैं। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। मल्टीमीडिया 5 एलिमेंट से मिलकर बना है और मल्टीमीडिया के द्वारा हम इन 5 एलिमेंट का यूज करके अपनी किसी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव तरीके से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया किसी जानकारी को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराता है और मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट होते हैं। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। कोबोल मल्टीमीडिया का एलिमेंट नहीं होता है। कोबोल तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोबोल मल्टीमीडिया का एलिमेंट नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम का फर्स्ट वर्जन किस ईयर में रिलीज किया गया था? गूगल क्रोम का फर्स्ट वर्जन
किस ईयर में रिलीज किया गया था। गूगल क्रोम से संबंधित क्वेश्चन है। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आपको अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर कोई वेब पेज ओपन करना है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है गूगल क्रोम का फर्स्ट वर्जन किस ईयर में रिलीज किया गया था। तो जो गूगल क्रोम है इसे गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका पहला वर्जन सन 2008 में रिलीज किया गया था। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसे गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका पहला वर्जन सन 2008 में रिलीज किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक नेविगेशन की का एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन एक नेविगेशन की का एग्जाम्पल है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने की सुविधा प्रदान करती है। कीबोर्ड में कई प्रकार की होती हैं जैसे कि अल्फाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, नेविगेशन की, टॉगल की, मॉडिफायर की। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन नेविगेशन की का एग्जाम्पल है। नेविगेशन की कौन सी कहलाती हैं? वह की जिनके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, वह की कहलाती है नेविगेशन की। जैसे कि आपके कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं, लेफ्ट की, राइट की, अप की, डाउन की, यह नेविगेशन की होती हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, यह कहलाती हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की वह की होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हेल्प करती हैं, जैसे कि एरो की, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, यह कहलाती हैं नेविगेशन की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। होम की एक नेविगेशन की है, जबकि कैप्स लॉक तो एक टॉगल की होती है। टॉगल की कौन सी कहलाती हैं? जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ होती हैं। जबकि ऑल्ट और शिफ्ट मॉडिफायर की होती हैं। मॉडिफायर की मतलब जो अदर की वर्किंग को चेंज कर देती हैं, शॉर्टकट की बनाने के काम में आती हैं। ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, यह मॉडिफायर की होती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, होम की नेविगेशन की होती है। होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन और 4 प्रकार की एरो की। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। एमएस एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। एमएस एक्सेल में हमें एक वर्कशीट प्रदान की जाती है। वर्कशीट जो मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। कई रो और कॉलम को मिलाकर एक वर्कशीट बनी होती है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। हम जो भी डेटा एक्सेल में भरते हैं वह सेल में टाइप किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। हम जो भी डेटा एक्सेल में भरते हैं, टाइप करते हैं, वह सेल में टाइप किया जाता है। यदि आप सेल में कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट, और यदि नंबर टाइप करेंगे तो नंबर का अलाइनमेंट होता है राइट। आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट और नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट। यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट और टेक्स्ट का होता है लेफ्ट। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एक्सेल के किसी भी सेल में
कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे हमने लिखा डिजिटल, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट है लेफ्ट। और यदि हम यहां पर कोई भी नंबर टाइप करें तो नंबर का अलाइनमेंट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट और नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है? निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क का एक टॉपिक है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी किसी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट होती है। किसी नेटवर्क के डिजाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है। जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को डिसाइड करती है। कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी होती है? मोस्ट रिलायबल मतलब सबसे अधिक विश्वसनीय। सबसे अधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी होती है? आपको यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी होती है वह होती है मेश टोपोलॉजी, जिसे फुल कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। फुल कनेक्टेड नेटवर्क मतलब मेश टोपोलॉजी में जितने भी नोड होते हैं, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, वह सभी आपस में एक दूसरे से जरूर कनेक्ट होते हैं। यह है मेश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में, इस नेटवर्क में जितने भी नोड होते हैं, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, सभी एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसे फुल कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी टोपोलॉजी को फुल कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है? वह होती है मेश टोपोलॉजी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है, सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो वह भी होती है मेश टोपोलॉजी। और यह सबसे अधिक कॉस्टली भी होती है, महंगी भी होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वायर का यूज किया जाता है और इस टोपोलॉजी में सबसे अधिक केबल यूज की जाती है। तो यहां पर मेश टोपोलॉजी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यह मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है, सबसे अधिक विश्वसनीय है, यह एक फुल कनेक्टेड नेटवर्क होता है, यह सबसे अधिक कॉस्टली नेटवर्क होता है और इसमें केबल का यूज अधिक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेश टोपोलॉजी मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईमेल किस ईयर में भेजा गया था? फर्स्ट ईमेल किस ईयर में भेजा गया था? यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था। पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था, जो कि रे टॉमलिंसन ने भेजा था। रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था, जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल भेजा था। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था, रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज ईमेल के साथ किया जाता है। एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज ईमेल के साथ किया जाता है। ईमेल को
एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जो कि ईमेल के साथ यूज होता है। और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज ईमेल के साथ किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? 4 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? 4 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट से, कंप्यूटर सिस्टम में जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस डेटा की क्वांटिटी को, उस डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। जो भी डेटा स्टोर होता है उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? वह होती है बिट। और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? बिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट हो जाता है। निबल। 4 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? निबल। और 8 बिट के कलेक्शन को कहा जाता है बाइट। 4 बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? निबल। और 8 बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बाइट। 4 बिट से बनता है एक निबल और 8 बिट से बनता है एक बाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? हाफ बाइट मतलब एक बाइट होता है 8 बिट का। हाफ बाइट कितने बिट का हो जाएगा? 4 बिट का। और 4 बिट के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? निबल बोलते हैं। मतलब हाफ बाइट को भी निबल बोला जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 निबल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? 2 निबल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो एक निबल में होती हैं 4 बिट, और जब 2 निबल मिलेंगे तो कितनी बिट हो जाएंगी? 8, तो बन जाएगा बाइट। यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है, 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है। और जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बन जाता है, किलोबाइट। जब 1024 केबी मिलते हैं तो एक एमबी बन जाता है, मेगाबाइट। और जब 1024 एमबी मिलते हैं तो एक जीबी बन जाता है, गीगाबाइट। यहां पर हमने मेमोरी यूनिट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 4 बिट्स के कलेक्शन को निबल कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएलई टेक्निक को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? ओएलई टेक्निक को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओएलई टेक्निक को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ओएलई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओएलई का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ओएलई का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ओएलई टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ओएलई एक ऐसी टेक्निक है जो 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सुविधा देती है। यदि हमें एमएस वर्ड को एमएस एक्सेल से लिंक करना है या एमएस एक्सेल को एमएस वर्ड से लिंक करना है तो हम ओएलई टेक्निक का यूज करेंगे। ओएलई टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और ओएलई का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओएलई टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है F80 फैट का फुल फॉर्म क्या होता है?
FAT फैट का फुल फॉर्म क्या होता है। हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है फैट, जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। फैट होता क्या है? फैट एक फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम मतलब किसी डिवाइस पर, किसी ड्राइव पर फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। फाइल सिस्टम का फैट एक फाइल सिस्टम होता है जो किसी डिस्क पर, किसी ड्राइव पर फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल फैट का फुल फॉर्म होता है। यह एक फाइल सिस्टम होता है। एक और फाइल सिस्टम आपको याद करना है, NTFS। यह भी एक फाइल सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फैट और NTFS दो फाइल सिस्टम के टाइप हैं। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, वह दो इंटरफेस में होते हैं। एक इंटरफेस होता है CUI, एक होता है GUI। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं वह दो इंटरफेस पर वर्क करते हैं। एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कमांड का यूज किया जाता है, कमांड का, जैसे कि डॉस एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड का यूज किया जाता है, जबकि विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, मैक यह GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स का, कलर का, डायग्राम का, शेप का यूज किया जाता है। GUI यूज करने में आसान होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, जबकि CUI को यूज करना थोड़ा सा टफ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाइपरलिंक ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाइपरलिंक ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। हाइपरलिंक ऑप्शन क्या करता है? हाइपरलिंक ऑप्शन एक फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आपने MS वर्ड में कोई फाइल बनाई है, उस फाइल को आप दूसरी फाइल से लिंक करना चाहते हो तो हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। हाइपरलिंक एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करने की सुविधा देता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। आपको हाइपरलिंक की स्पेलिंग से इसकी शॉर्टकट की याद करनी है। Ctrl+H तो होती है रिप्लेस की, आपको लास्ट कैरेक्टर देखना है, लास्ट कैरेक्टर। हाइपरलिंक की स्पेलिंग में लास्ट कैरेक्टर होता है के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K। और हाइपरलिंक ऑप्शन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। यह ऑप्शन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। Ctrl+H शॉर्टकट की होती है रिप्लेस ऑप्शन की। रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की है Ctrl+H। Ctrl+G होती है गो टू ऑप्शन की शॉर्टकट की। Ctrl+L होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइपरलिंक ऑप्शन की शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित कई और क्वेश्चन भी हमें तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, नोट करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।